हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं इस समय लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बीए फाइनल ईयर का होम साइंस, जो कि फर्स्ट पेपर चल रहा है। और फर्स्ट पेपर आप लोगों का बीए फाइनल ईयर का होता है टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल में मैंने आप लोगों को आपकी पिछली वीडियो में पढ़ाया था वस्त्रों का महत्व, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था। ये हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगी वस्त्र उपयोगी रेशों के अनिवार्य गुण। ये वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस पे सभी होम साइंस की क्लासेस मिलेंगी, चाहे वो बीए फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर या फाइनल ईयर का हो। साथ में टीजीटी पीजीटी का भी और साथ में इंटर लेवल का भी आपको यहाँ पे वीडियो मिलेंगे। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, क्योंकि उन सभी को ये वीडियो मिल सके जिसकी इसे ज़रूरत है। और साथ में लाइक भी करें। चलिए आज शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वस्त्र उपयोगी रेशों का गुण। वैसे तो सबसे पहले एक समान परिचय अगर हम लोग देख लेते हैं। देखिए, प्रारंभ में क्या था, आदि मानव शरीर को ढकने के लिए क्या करते थे, पेड़ के छाल का उपयोग करते थे या पत्तों का प्रयोग करते थे, ठीक। पशुओं का वो लोग शिकार करते थे, ठीक, भोजन के लिए अपने। उसके बाद उनसे जो स्वनिर्मित यानी कि शरीर के जो उनके खाल होते थे उसको ये लोग अपने शरीर को ढकने लगे। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने पक्षियों को देखा घोंसला बनाते हुए, ठीक। जैसे बेलाएं होती हैं यानी लताएं जो होती हैं, ये आपस में गुथ कर आगे बढ़ती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखकर इन लोगों को क्या हुआ कि कुछ चीज़ें बनाने का एक समझ हुआ या एक ज्ञान हुआ, ठीक। जैसे इन लोगों ने इसको देखा, ठीक है, मानव को तिनकों एवं टहनियों से बटकर और गूंथकर रस्सियां, चटाई तथा डलियां तथा टोकरियां बनाने की प्रेरणा भी मिली। किंतु इन वस्तुओं को तैयार करने की लिए क्षमता उसमें धीरे धीरे है, यानी कि उनको प्रेरणा तो मिली, लेकिन इन कार्यों को करने के लिए उनमें धीरे धीरे क्षमता है। उसे देखते देखते प्रयास करते करते धीरे धीरे उन लोगों को टोकरियां हो गई, रस्सी हो गई, चटाई हो गई, डलियां हो गई, टोकरियां, तो इन चीज़ों को बनाना ही लोगों ने सीखा। देखिए, वस्त्र निर्माण के लिए, ये देखिए यहाँ पे निर्माण लिखना था, ये गलत हो गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है दोस्तों। तो वस्त्र निर्माण के लिए जो है कि प्रेरणा मानव को प्रकृति से ही प्राप्त हुई, ठीक है, प्रकृति से ही प्राप्त हुई। मानव छप्पर बनाना, देखिए, मकान, छप्पर तथा झोपड़ी और दोगियों यानी जो छोटे छोटे बना के रहते हैं उसको दोगियों कहते हैं, ठीक है। और नाव, ये नाव कर दीजिए, नाव की परिवहन में प्रयोग आने वाली रस्सियां, सामान ले जाने तथा लाने के साधन तथा शिकार करने के सामान, इसी प्रकार की अनेक आवश्यक तथा उपयोगी सामानों को बनाने की सफलता उसे संतोष की उपलब्धि हुई। यानी कि वो धीरे धीरे पहले तो इन चीज़ों को बनाना सीखा, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ों को बनाने में उनको क्या हो गया कि उनको संतोष की उपलब्धि हुई। वो उनसे उसको प्रेरणा मिला, मानव को प्रेरणा मिला कि हम क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों से अब कोई ना कोई चीज़ें बना सकते हैं। देखिए, उसी प्रकार वैसे तो प्रकृति में अनेक प्रकार के रेशे मिलते हैं, सबको पता है। कुछ प्राकृतिक रेशे होते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे विकास होता गया, लोग कृत्रिम रेशे भी बनाने लगे। तो पहले तो मानव निर्मित ही रेशे थे, विभिन्न प्रकार के कामों में प्रयोग होते हैं। परंतु वस्त्र बनाने के लिए जिन रेशों का प्रयोग होता है, उसमें कुछ विशेष गुण होना अनिवार्य होता है। बिल्कुल सही है कि वैसे तो बहुत तरह के रेशे हमारे प्रकृति में हमको मिल जाते हैं, लेकिन सब वस्त्र निर्माण के लिए उपयोगी नहीं होते। जिनसे हम वस्त्र अपना निर्माण करते हैं उसके कुछ विशेष गुण होते हैं। जैसे रेशम का वस्त्र निर्माण में प्रयोग किया जाता है, ठीक, किया जा सके या नहीं, यह बात उनके रासायनिक तथा भौतिक गुणों पर निर्भर करता है। यानी कि रेशम है, उसे हम वस्त्र निर्माण के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन उसको वस्त्र निर्माण में प्रयोग किया जाए या ना किया जाए, ये उसकी क्या करता है, उसकी जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण होती है उस पर निर्भर करता है। यह तो ये प्रकृति में अनेक पदार्थ ऋतु युक्त रहते हैं, परंतु उसमें कई प्रकार की क्या होती हैं,
अनिवार्य गुण भी होते हैं। अनिवार्य गुण यानी कुछ ऐसे भी गुण होते हैं जो उसके कारण उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। मेन टॉपिक है रेशों की निजी गुणों के महत्व का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। यह गुण इस प्रकार से है, यानी कि हम लोग सबसे मेन पॉइंट हमारा क्या है, रेशों के गुण। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होगा यहाँ पे, पहला पॉइंट है पर्याप्त दृढ़ता। देखिए टाइपिंग में इसका क्या कहते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है, ये स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है, STRENGT। ठीक, तो जो है पर्याप्त दृढ़ता यानी कि इसमें पर्याप्त मजबूती। ठीक, देखिए वस्त्रों के निर्माण के लिए जिन रेशों को हम काम में लाते हैं उसमें पर्याप्त दृढ़ता या मजबूती होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या होता है कि इस जो अगर उसमें बहुत ज़्यादा रेशों में मजबूती है तब वो उससे बने हुए वस्त्र क्या होते हैं, टिकाऊ होते हैं, जल्दी फटते नहीं हैं, तथा उससे जब हम धागा बनाते हैं तो वो भी एक अटूट रूप में बनता है और आसानी से उससे बटकर हम तैयार कर सकते हैं। यानी कि जो बटाई हम लोग करते हैं, इसकी बटाई करने की जो प्रोसेस होती है वो अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि वो लंबा होगा, मजबूत होगा, उस पर कितने भी खिंचाव पड़ेंगे तो वो टूटेंगे नहीं, क्योंकि बढ़ते समय क्या होता है, रेशों पर काफ़ी खिंचाव होती है या खींचातानी पड़ती है, सहना पड़ता है, उसको तनाव होते हैं, उसमें खिंचाव होते हैं, तो ये सारी शक्ति का होना रेशों में अनिवार्य गुण होता है उसका। ठीक है, निर्माण के लिए उपयोगी भी सिद्ध होता है। बुनाई की क्रिया में भी जब हम धागों को खिंचाव और दबाव पड़ता है तब ताने बाने, यानी कि ये ताना हो गया आपका, ठीक, इस तरह से जो होता है, और ये जो होता है ये बाना होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ताना होता है और ये बाना होता है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, ये ताना बाना जो होता है, जब ताने बाने पर हम लोग उसको कसते हैं, उसकी बुनाई करते हैं, तब भी इस पे बहुत खिंचाव पड़ता है और इन खिंचाव को उस पे झटके भी लगते हैं तो सहने पड़ते हैं। तो अगर रेशों में क्या होगा कि मजबूती नहीं होगी तो वो टूट जाएंगे, तो धागों की शक्ति जिससे खिंचाव, तनाव या झटके को सहन कर लेते हैं। ठीक है, तो जो होता है आपका प्रतिस्कंधता, यानी कि उसको खिंचाव होने के बाद, ठीक, उसको खिंचाव होने के बाद वो पुनः अपने अवस्था में आ जाती है, रेशों का आवश्यक गुण होता है। ठीक है, जब उसको देखिए, जब आपके उसमें क्या होता है, रेसिलेंसी जो होती है, यानी कि प्रतिस्कंधता जो उसमें होता है, खिंचाव के बाद जब हम किसी कपड़े को ऐसे खींचते हैं, लेकिन यानी कि जैसे कि हम उस वस्त्र को अपने शरीर पे धारण कर लिया, ठीक है, लेकिन जब उसको निकालते हैं तो वो पुनः अपने आकार में आ जाता है, तो उसी को प्रतिस्कंधता कहते हैं या रेसिलेंसी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक विशेषता, पहली आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो विशेषता हो गई आपकी, क्या उसमें पर्याप्त दृढ़ता या मजबूती होनी चाहिए। ठीक है, आपका अगला पॉइंट है संतोषजनक लंबाई। ये भी बहुत ही पॉइंट है आपका कि उसकी लंबाई संतोषजनक, यानी कि अच्छी लंबाई वाला रेशा होना चाहिए, जो कि वस्त्र बनाने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लंबे रेशे से क्या होता है, एक हम अच्छा धागा आसानी से बना सकते हैं, जिससे जितने अधिक लंबे होते हैं धागा उतना ही क्या होता है, चिकना बनता है। ठीक है, जब रेशे छोटे छोटे होंगे तो उसको हम आपस में जोड़ेंगे तो वो क्या होगा कि कहीं ना कहीं से वो खुरदरे या रेशे युक्त बनेंगे, लेकिन अगर वही धागा लंबे हैं और उसको हम आपस में बटाई कर रहे हैं तो ये बिल्कुल चिकना होता है, इससे वस्त्र भी चिकना बनता है। जब हम धागे का निर्माण कर लेते हैं, उससे वस्त्र बनाते हैं तो वो भी चिकना बनता है। ठीक है, तो इससे संतोषजनक उसमें लंबाई भी होता है। जैसे कि आप लोगों का एक उदाहरण दे दिया जाए, खुरदुरा सता रहेगा अगर छोटे छोटे रहेंगे तो। ठीक है, अगर एक उदाहरण दिया जाए, जैसे कि आपका सबसे छोटा रेशा कौन सा होता है सबसे छोटा रेशा, कॉटन का, यानी कपास जो होता है, कपास का रेशा जो होता है बहुत ही छोटा होता है, यानी कि आधे इंच का होता है। कितना होता है, आधे इंच का होता है। ठीक है, तो आधे इंच का होता है। ठीक, ये आधे इंच ही लंबे होते हैं, लेकिन फिर भी इससे थोड़ा बहुत उपयोगी वस्त्र, अत्यंत उपयोगी वस्त्र बनते हैं। कॉटन के वस्त्र बहुत ही उपयोगी होते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम लोग सिल्क के क्या कहते हैं, सिल्क के रेशे को देखते हैं, ठीक है, तो सिल्क का रेशा लगभग
ठीक है, एक अनुमान जो होता है लगभग जो है ये 4000 फीट मीटर तक लंबा होता है, यानी कि बहुत ही लंबे होते हैं और इससे श्रेष्ठ वस्त्रों का निर्माण भी होता है। किंतु अगर देखा जाए, अध्ययन किया जाए तो जो रेशे लंबे भी होते हैं उनके अच्छे वस्त्र तथा छोटे रेशों का भी उपयोग साधारण कोट के वस्त्रों के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो दोनों का महत्व है, मैंने आपको बता दिया। कपास का रेशा सबसे छोटा रेशा होता है, ठीक है, और आपका जो ये होता है सिल्क का रेशा बहुत ही लंबी, यानी 4000 फीट लंबे हो सकते हैं लगभग, ठीक है। तो अगर लंबे रहेंगे तो आपके वस्त्र चिकने चमकदार बनेंगे। अगर वहीं पे रेशे छोटे छोटे हैं तो उसको थोड़ा से वो खुरदरा रहेगा और खुरदरी सतह वाला होगा, ठीक है, चिकना नहीं रहेगा। चलिए अगला पॉइंट आपका है आपस में सटने की क्षमता है। ये भी बहुत अच्छा गुण है, ठीक है। अगर रेशे आपस में सटने का गुण नहीं होगा, जब हम उसकी बटाई करेंगे तो वो आपस में क्या होगा, सटेगा नहीं, तो उससे हमें बहुत ही दिक्कत होगी। अब देखिए जो रेशे होते हैं उनकी प्राकृतिक अवस्था में अत्यंत छोटे और सूक्ष्म भी होते हैं, ठीक है, ठीक, जिन्हें एक दूसरे के ऊपर तथा एक दूसरे के आसपास सटने की क्रिया देखिए, यानी कि हम जब लोग बटाई करते हैं, अगर उसकी बटाई करने में वो अविरल लंबाई बनाए रखेंगे तो बटाई क्रिया संभव नहीं हो पाएगी, ठीक है। लेकिन जब एक दूसरे से वो सटे रहेंगे, ठीक है, एकदम चिपके रहेंगे, तो हम उससे आसानी से बढ़ सकते हैं। सूक्ष्म रेशे जितनी शीघ्रता से आपस में सटते हैं उतनी शीघ्रता से हम लोग क्या करते हैं, आशीष यानी बहुत ही अच्छे लंबे धागे तैयार कर सकते हैं और उससे वस्त्र भी आसानी से पड़ते हैं, उस पर गांठें नहीं पड़ती हैं, रेशे खुरदरी नहीं रहती हैं। तो इससे आपस में सटने की भी क्षमता उसमें होनी चाहिए। एक रेशे में किसमें होनी चाहिए, रेशे में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट ही देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा है 4 प्रतिस्थिरता या इलास्टिसिटी एवं प्रतिस्कंधता, ठीक है, प्रतिस्कंधता, ठीक। तो इसमें जो है आपका एक जो है देखिए यहाँ पे जो स्थिरता या एवं जो प्रतिस्कंधता होती है, यानी उसके खींचने उसके खिंचाव और सिकुड़ने की जो क्रिया होती है, ठीक है, जो उसके फैल यानी कोई चीज़ ऐसे फैलता है और उसके बाद वो सिकुड़ जाए, ठीक है, तो जो ये प्रक्रिया होती है उसी को हम प्रतिस्थिरता एवं प्रतिस्कंधता कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा है। ये देखिए इस क्रिया के अभाव ये जो होता है खींचकर ये क्या लंबा कर दिया जाता है। बटाई करते समय जब तैयार करते हैं हम बटाई करते हैं उस समय अत्यधिक खिंचाव एवं तनाव पड़ता है, इसके लिए उसमें लंबाई में प्रसारण होता है, यानी बढ़ने और फैलने का गुण होना चाहिए कोई भी वस्त्र हो। तो इससे एक अच्छा वस्त्र का निर्माण भी होता है। और क्या कहते हैं, जब वस्त्र को हम लोग शरीर पे धारण करते हैं तो ये उसी आकार में आ जाता है और निकालने के बाद क्या होता है, ये पुनः अपने आकार में हो जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर ये प्रत्यस्थिरता एवं प्रतिस्कंधता का भी गुण होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है लचीलापन। क्या है, लचीलापन। देखिए लचीलापन भी एक बहुत अच्छा गुण है। ये भी देखिए प्रतिस्थिरता के समान ही रेशों में लचीलापन भी होना चाहिए। ये गुण बटाई कटाई तथा बुनाई के समय क्या होता है, जब उस पर झटके लगते हैं तो उसको सहन करने के लिए उनके अंदर क्षमता होती है। लचीलेपन होने से क्या होता है, वो किसी भी तरफ मुड़ जाए या क्या होता है झुक भी सकते हैं, ठीक है, जिससे जो बीम होता है यानी कि बटाई करते समय जो ये बीम होता है उसको आसानी से उस पर धागों को चढ़ाया रेशों को चढ़ाया जा सकता है, ठीक। तो इससे ये क्या होता है टूटने की इसमें संभावना या क्षमता संभावना नहीं होती है। इन गुण के अभाव में क्या होगा कि अगर इसको हम बार बार किसी चीज़ पे चढ़ाएंगे और करेंगे तो ये क्या होगा, टूटने का डर बना रहता है। तो ये भी रेशों में लचीलापन भी होना जरूरी होता है। जब हम वस्त्र बनाते हैं तब ये लचीलापन उसमें रहता है तो ये मजबूती भी बनी रहती है, जल्दी ये फटती नहीं है, शरीर के आकार के अनुरूप ये ढल भी जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं, जिसमें श्रेष्ठ लटकनशीलता का गुण आ जाता है, ठीक है। और इन रेशों का गुण वस्त्रों में सुंदरता बढ़ाने साथ ही मजबूती बढ़ाने के लिए और तथा आरामदायक भी होता है। तो ये सारे गुण
होते हैं। अगर लचीलापन रेशा होगा तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा कि वो मजबूत भी रहेंगे, ये शरीर की सुंदरता भी बढ़ाएंगे, क्योंकि ये शरीर के हिसाब अपने उसी अनुसार बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट ही देखते हैं। अगला पॉइंट आपका है कोमलता तथा सूक्ष्मता। ठीक है, ये आधा अच्छा रहेगा। देखिए, जो सॉफ्टपन होता है उसका, ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट आपका है कि क्या होना चाहिए कि उसमें कोमलता होनी चाहिए। प्राकृतिक कोमलता से परिपूर्ण रेशे क्या होते हैं, वस्त्र में कोमलता तथा मुलायमपन का गुण आ जाता है। कोमल मुलायम वस्त्र सभी को रुचिकर लगते हैं। ये भी बात बिल्कुल सही है कि जब कोई कोमल और मुलायम वस्त्र होते हैं तो उसको हम छू कर ही पसंद कर लेते हैं कि ये कितना मुलायम है, कितना अच्छा है। ठीक है, जब हम परिधान कोमल होता है तब हमको अच्छा भी लगता है। ठीक, और जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग को कोई चीज़ पोंछने के लिए, प्लेट हो गया या झाड़न के लिए हो गया, तो मुलायम वस्त्र ही हमें अच्छे लगते हैं और मुलायम वस्त्र ही अच्छे माने जाते हैं। कड़े वस्त्रों से रस्सी तथा डोरी हम लोग बना सकते हैं, टाट बना सकते हैं, लेकिन परिधान नहीं बना सकते हैं। और जो मुलायम रेशे होते हैं उनसे हम लोग क्या क्या करते हैं कि गृह उपयोगी वस्त्रों का निर्माण करते हैं। देखिए, बारीक भी होना अनिवार्य होता है। मोटे रेशों से हम लोग मोटे खुरदरे वस्त्र बना सकते हैं, बारीक रेशों से बारीक कोमल होते हैं। ठीक है, तो वो देखने में भी सुंदर लगते हैं, स्पर्श करेंगे तब भी वो सुखद ही महसूस होगा। लेकिन अगर वो मोटा है तो क्या होगा, उसको हाथ से छुएंगे तभी हमको अच्छा महसूस नहीं होगा। तो रेशों में कोमलता और सूक्ष्मता का भी गुण होना अनिवार्य होता है। चलिए अगला पॉइंट आपका है। देखिए, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें कई पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की, ताकि जो है अगर कुछ चीज़ें इसमें भूल भी जाए, 5-6 पॉइंट भी आपको एग्जाम टाइम याद रहेगा, तभी ये आप लोगों को क्या कहते हैं, आप पेपर में अगर लिखते हैं तो अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं इस वीडियो को थोड़ा लंबा कर दे रही हूँ, चूँकि इसमें मैं आप लोगों को कई हेडिंग पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। और हाँ, साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेकर ही बैठा करिए और जो भी चीज़ें मैं पढ़ाती हूँ उसको नोट डाउन कर लिया करिए, ताकि आप लोगों को ये बिल्कुल याद हो जाए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा है चमक तथा कांति। ठीक, देखिए ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है। देखिए क्या है कि कोमलता और सूक्ष्मता के सामान्य वस्त्रों के निर्माण के लिए क्या होता है कि उसकी प्राकृतिक चमक और कांति भी युक्त होना चाहिए। अगर उसमें चमक नहीं रहेगा तो क्या कपड़ा अच्छा लगेगा, नहीं, थोड़ा सा भद्दापन आएगा, कलर नहीं आएगा। जितने अच्छे उसमें चमक रहती है उनसे बने वस्त्र भी ज्योति की झलक देती हैं, यानी अच्छे लगते हैं, अच्छे चमकदार होते हैं। कांतिहीन रेशों में क्या होती है, वस्त्र मंद पड़ जाते हैं, हम उन वस्त्रों को वैसे भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो रेशे ऐसे होने चाहिए जिसमें प्राकृतिक चमक पूर्णतया हो। ठीक है, तो वो वस्त्र निर्माण के लिए वो रेशे बहुत ही उपयोगी माने जाते हैं। कृत्रिम विधि से परिसज्जा और परिकृष्टि तो चमक तो लाई जा सकती है, लेकिन जो चिकने वस्त्र की चमक होती है वो लोकप्रिय ही होती है। यानी कहने का मतलब क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कृत्रिम विधि से हम उसमें चमक परिसज्जा तो कर सकते हैं, लेकिन जो अपने प्राकृतिक चमक का होता है उसकी बात ही अलग होती है। इसलिए क्या होता है कि रेशों में ये गुण भी होना अनिवार्य होता है। चलिए अगला पॉइंट ही देखते हैं। हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं बताएंगे, थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा विस्तार से बताने लगेंगे तो ये वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी, फिर आप लोग को भी बोरियत होगा। तो इसलिए इसको देखिए। अस्वच्छता, देखिए अवशोषण की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए, क्योंकि जब हम नमी और आर्द्रता को वो अपने अंदर शोषित नहीं करेगा, जैसे आपका कॉटन हो गया कपड़ा, देखिए हम लोग सदियों यूज़ करते हैं। ठीक है, पहली बात तो यही है कि कपड़ा हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं तो वो गंदे होते रहते हैं। अब उन वस्त्रों को नित हमको धोना भी पड़ता है। अगर उसको नमी सोखने का गुण उसमें नहीं होगा तो क्या होगा, उसकी सफाई करना संभव नहीं हो पाएगा। तो उसमें सहजता धोए हुए सुखाए सकने वाले वस्त्र भी रुचिकर होते हैं, जो तुरंत धुलकर सुखाया जा सके। ठीक, और ऐसे वस्त्र क्या होते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, गंदे पानी हमारे शरीर से निकलते रहते हैं तो वो सोखता रहता है। ठीक है,
हमारे पसीनों को पसीने भी निकलते रहते हैं किसी ना किसी काम से, तो उसको भी वो सोखता रहता है। जैसे कि आपका कॉटन का कपड़ा हो गया, तो गर्मी के दिनों में वो हमारे पसीनों को सोखता है। ठीक, कुछ ऐसे होते हैं जो आर्द्रता को सोख लेते हैं, यानी कि अगर ठंडी है तो उस आर्द्रता को, जो भी वातावरण में आर्द्रता है उसको सोख लेते हैं, शरीर तक नहीं पहुंचने देते हैं, तो उससे भी उससे नुकसान नहीं पहुंचता है। तो अवशोषणता की जो विशेषता होती है, ये भी एक रेशे में होना अनिवार्य होता है। चलिए अगला पॉइंट ही देखते हैं, विद्युतीय समवाहिता। ये भी बहुत ही अच्छा एक विशेषता है कि वस्त्र में एक विद्युतीय समवाहिता होनी चाहिए, ताकि क्या हो कि जब वस्त्र पर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज या प्रभाव पड़े तो वो उससे हमारी बचत कर सके। ठीक है, तो उसमें जैसे आधुनिक युग में संघर्ष में यांत्रिक जीवन के कारण जो भी हम लोग कार्य करते हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से यांत्रिकीय ही होता है, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए इसमें एक विद्युतीय समवाहिता होना एक अनिवार्य गुण होता है या माना जाता है। ठीक है, 10 पॉइंट आपका है, शोधक पदार्थों तथा क्रियाओं की अनुकूल प्रतिक्रिया। ये भी बहुत अच्छा है। शोधक पदार्थ जैसे कि हम लोग कपड़े से हमेशा पहनते हैं, ठीक है, उस पे वस्त्रों पे दाग धब्बे भी लगते हैं, उन्हें छुड़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अनेक रसायनों का भी प्रयोग करते हैं। अब उसमें एक देखिए छड़िए भी होते हैं, कुछ अम्लीय साबुन होते हैं, कुछ उदार और कोमल भी होते हैं, तो इन सबको सहन करने की भी क्षमता एक रेशे में होनी चाहिए, जिससे उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। चलिए आपका है अगला पॉइंट, ताप का प्रभाव। ये भी बहुत अच्छा है कि ताप का प्रभाव, देखिए बहुत अधिक धूप में कॉटन का कपड़ा हम लोग क्या करते हैं, बहुत धूप में डाल देते हैं, उसका कलर उतर जाता है। ठीक है, वो देखने में अशोभनीय लगने लगता है। तो एक रेशे में ये भी क्या कहते हैं, ये भी प्रभाव होना चाहिए कि उस पर ताप का प्रभाव कैसा पड़ता है, ये भी गुण उसमें होना चाहिए। देखिए अब अगला और लास्ट पॉइंट आपका है 12, जिसमें कि अपघर्षण प्रतिक्रिया का क्षमता। ठीक है, अपघर्षण प्रतिक्रिया का क्षमता, देखिए हम कपड़ों का हमेशा यूज करते रहते हैं, तो उसमें कोई ना कोई किसी न किसी तरह से रगड़ पड़ती रहती है। अगर उसमें अपघर्षण की प्रतिक्रिया की क्षमता नहीं होगी तो क्या होगा, वो जल्दी से घिस जाएगा और फट जाएगा, जिससे उसका नुकसान होगा। ठीक है, तो एक ये भी गुण है कि उसमें देखिए उनमें जो है जल्दी टूट जाएंगे अगर ज़्यादा घिसेंगे, तो इससे भी एक ये क्षमता है कि वो रद्दी ना दिखें। ठीक, रद्दी ना घिसे, तो उससे अब घर्षण या घिसावट के कारण जो कृत्रिम रेशे होते हैं उसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये समस्याएं ना हो, इसके लिए भी इसमें अब घर्षण प्रतिरोधक की क्षमता होना अनिवार्य होता है। वो भी एक अच्छा रेशा माना जाता है वस्त्र निर्माण के लिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 12 पॉइंट पढ़ाई हूँ। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने पूरी तरह से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। हाँ, और साथ में इस पर कमेंट भी करिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस पे आप लोगों को कंप्लीट कराने वाली हूँ बीए फाइनल ईयर का होम साइंस, जो कि पेपर बहुत ही जल्द ही होगा। अभी ये कोविड-19 के बाद जब भी परिस्थिति एक समान होती है तो पेपर कराया जाएगा, क्योंकि ये दिशा निर्देश जारी किया गया है कि फाइनल ईयर का पेपर होगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगले एक नए टॉपिक के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।